Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. So guys, अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू अप्रोच क्वांट सेक्शन इन SBI एज वेल एज IBPS PO और क्लरिकल कैडर। भाई कैसे एक वो नया बच्चा जो नई अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहा है वो क्वांट के सेक्शन को प्रॉपर्ली टारगेट कर सकता है, प्रॉपर्ली आगे बढ़ सकता है क्वांट के सेक्शन में। भाई जितने भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से डरते हैं। भाई उनके अंदर कुछ ना कुछ डर बैठा होता है मैथमेटिक्स को लेके, भाई क्वांट सेक्शन को लेके। तो आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि वो डर पूरी तरह से खत्म कर सके और उसी के साथ भाई कोशिश करेंगे कि मैं आपके सामने अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी रख सकूं कि कैसे मैं क्वांट सेक्शन को अप्रोच करता था और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप ला सकें 25+ मार्क्स क्वांट सेक्शन में इस बार के एग्जामिनेशन में। भाई इसके साथ हम कुछ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, एज इन की क्या सिलेबस रहता है क्वांट सेक्शन का, किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और हमारी आज की वीडियो रहेगी प्रीलिम्स एज वेल एज मेन सेंट्रिक, जिसमें हम देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको हमें कैसे और कितना रीड करना है। और इसी के साथ आगे चलते हुए हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं। भाई चाहे वो नया कैंडिडेट हो या पुराना कैंडिडेट हो, भाई मिस्टेक्स तो हमेशा कुछ हैं जो कॉमन रहती हैं और बार बार रिपीटेडली कमिट करते हैं कुछ कैंडिडेट्स वो मिस्टेक। तो उन मिस्टेक्स को भी आज थॉरोली डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और उसी के साथ साथ बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है। सो स्टे ट्यून, लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलें, अपने फीडबैक जरूर दें इस वीडियो पे। So guys, let's move forward and without further ado, let's make your preparation simpler. So guys, सबसे पहले बात कर लेते हैं IBPS और SBI PO क्या एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो करते हैं। भाई वो कैसे कैसे लेते हैं एग्जामिनेशन। भाई एग्जामिनेशन होता है इन ऑल दो स्टेजेस में। भाई एक स्टेज का नाम होता है प्रीलिम्स और दूसरी स्टेज का नाम होता है मेंस। और अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो इसमें एक और थर्ड स्टेज भी आता है, वो होता है इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। अब अगर पहले दो स्टेजेस की बात करें मतलब प्रीलिम्स और मेंस, तो भाई इन दोनों का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो भाई ये रहा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। भाई इसमें आते हैं टोटल 3 सेक्शन, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। भाई टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। 1 घंटे का पूरा पेपर होता है आपका, मतलब 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स फॉर 1 आवर। ठीक है। अब अगर अपने मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई हमारा मेंस का एग्जाम पैटर्न रहता है कुछ ऐसा। भाई इसमें होते हैं टोटल 4 सेक्शंस, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जीके एंड इंग्लिश। भाई ये टोटल एग्जामिनेशन होता है 3 घंटे का, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 155 एंड टोटल मार्क्स आर 200। और भाई इन 4 सेक्शंस के साथ एक 5th सेक्शन एक और होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपको राइट अप करना होता है, एक एस्से और लेटर होता है। उसकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है। बट गाइज हमारी आज की वीडियो डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं हम क्वांटिटेटिव सेक्शन को। तो इसके लिए अगर हम प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में क्वांटिटेटिव सेक्शन को अलग करें तो इसका मतलब ये दोनों ही आते हैं दोनों एग्जामिनेशन में। मतलब प्रीलिम्स का भी एक पार्ट है क्वांटिटेटिव सेक्शन, वही मेंस एग्जामिनेशन का भी पार्ट है क्वांटिटेटिव सेक्शन। भाई अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें आते हैं टोटल 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 100 35 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे अकेले क्वांट सेक्शन से। मतलब 35% 35% मार्क्स अकेले आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वांट सेक्शन से। वहीं अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई इसमें भी आते हैं टोटल 35 क्वेश्चंस, बट यहाँ पे इनका वेटेज इंक्रीज हो जाता है। टोटल आता है ये सेक्शन 60 नंबर का। मतलब 200 में से अकेले 60 नंबर आपको मिलते हैं मेंस में क्वांटिटेटिव सेक्शन से। मतलब इससे हमें ये समझ आया कि अगर हमें ओवरऑल अपना सिलेक्शन चाहिए तो हमें इस सेक्शन पे हमारी पकड़ मजबूत होनी बहुत जरूरी है। मतलब क्वांट सेक्शन हमारा प्रीलिम्स में भी हमें हेल्प करेगा, वहीं मेंस एग्जामिनेशन में भी हमारी हेल्प करेगा हमारा ओवरऑल सिलेक्शन करवाने में। मतलब क्वांट सेक्शन के बिना हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्वांट सेक्शन में हमें प्रॉपर टाइम और फोकस रखने की जरूरत है। भाई हम वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना कितना करेंगे, वो सब कुछ डिटेल में आज डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। सो गाइस देखो अब हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। भाई देखो यहाँ तक हम ये समझ आ गए कि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें हमारा सिलेक्शन करवाना है तो। भाई पर इसमें आता क्या है, तो भाई ये रहा इसका ओवरऑल एग्जॉस्टिव सिलेबस। अब भाई देखो ये सिलेबस मैंने ऐसे कुछ अरेंज करा है कि इसमें सबसे ऊपर आएंगे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितना नीचे जाते जाएंगे उतना मेंस के सेंट्रिक टॉपिक्स बढ़ते रहेंगे। तो भाई सबसे ऊपर आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम प्रीलिम्स सेंट्रिक अपनी अप्रोच रखें तो, बिकॉज प्रीलिम्स में डायरेक्टली 5 नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं और इनको सॉल्व करना इजी होता है। इसी के साथ आता है प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसी के साथ आता है नंबर सीरीज। इसी के साथ आता है डेटा सफिशिएंसी।
इसी के साथ आता है क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो भाई यहां तक होगा हमारा प्रीलिम्स में जो मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो। भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आते हैं ये सब मेजरली 5-5 के क्वेश्चंस के स्लॉट में पूछे जाते हैं। मतलब अगर क्वालिटी की इक्वेशन आएगा तो ये भी 5 क्वेश्चंस में आएगा। ऐसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी टाइप क्वेश्चंस, ये सारे के सारे 5-5 क्वेश्चंस के सेट में आते हैं। भाई देखो अभी हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर हर टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। बट इसी के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है ये डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं हमेशा बोलता हूँ बाप ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में हाथ मजबूत नहीं है तो ये एग्जामिनेशन निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बिकॉज विदाउट डेटा इंटरप्रिटेशन आपका ये सेक्शन मजबूत नहीं हो पाएगा, और अगर ये सेक्शन मजबूत नहीं हो पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मतलब इन सारी चीजों के साथ जिस पे हमें एक और फोकस रखना है वो है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। अब भाई एग्जामिनेशन बस इतनी ही चीजें नहीं आती, इनके साथ साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस। मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस मतलब भाई ये 5-5 के सेट में आने वाले क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले भाई अभी क्वेश्चंस आएंगे आपके अराउंड 2 से 3 सेट। मतलब हो सकता है कि इन सब में से 2 से 3 अलग अलग सेट पूछ लिए जाए 5-5 क्वेश्चंस के। मतलब आपको जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें 10 से 15 नंबर आपके आ जाएंगे इन 5-5 क्वेश्चन के सेट वाले क्वेश्चन से। इसी के साथ साथ आपके आ जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से। मतलब आपके अराउंड 20 से 30 नंबर तो आ जाएंगे अगर आप इन 5 टॉपिक्स को और इसी के साथ साथ इस टॉपिक को अपना मजबूत कर लें तो। मतलब आपके 20 से 30 नंबर पक्के हैं अगर इन चीजों को भी हम मजबूत कर लें अकेले तो। ठीक है, अब बाकी बचे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस। अब मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस पे, या हमारा क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली मिक्सचर एंड एलिगेशंस पे, या हमारा क्वेश्चन आ जाएगा अकेले टाइम एंड वर्क पे। तो ऐसे जो डायरेक्टली टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस। अब भाई देखो एग्जामिनेशन में हमें कैसे अप्रोच करना है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, उसको अगर मैं डिस्कस करूं तो भाई मैं हमेशा आपको एक ही अप्रोच बताता हूं कि आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। मतलब ये 5-5 के सेट में आने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे सबसे पहले। इनको मैं दे देता हूं रैंकिंग 1। इसके बाद ये क्वेश्चंस होते ही, मतलब अगर ये 2 सेट आए हैं 5-5 के, मतलब 10 क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम वो 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर 3 सेट आए हैं मतलब 15 क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम वो 15 क्वेश्चंस करेंगे। बट सबसे पहले हम यही पिक करेंगे अगर हमें एग्जामिनेशन में आगे कॉन्फिडेंटली मूव करना है तो ये हो गया हमारा पिक नंबर 1, मतलब रैंकिंग 1 जब हम एग्जामिनेशन की सीट पे बैठेंगे तो। अब ये खत्म होते ही हम मूव कर जाएंगे अपने डेटा इंटरप्रिटेशन पे। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन को दूंगा मैं रैंकिंग 2। भाई देखो अभी 5-5 के सेट में आने वाले क्वेश्चंस के टाइमिंग भी बहुत पेक्यूलियर है। भाई आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम टाइम में 10 या 15 जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करना है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आपको ये 5 से 6 या 7 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए और इन सब का राइट आंसर ही मार्क करके हैं। तो मतलब भाई देखो अगर ये आप 10 से 15 नंबर 6 से 7 मिनट में ले लोगे तो भाई सबसे पहला जो यहाँ आपको मदद मिलेगी वो रहेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना। भाई आपको जब समझ आ जाएगी आपने पहले 5 या 6 या 7 मिनट में 10 से 15 नंबर ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं, तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा पिक नंबर 1। भाई इसके बाद जैसे ही हम वो 10 से 15 नंबर पिक कर चुके होंगे हम डायरेक्टली मूव करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पे। भाई देखो डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो नो डाउट ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट रहता है, थोड़ा एनालिटिकल पार्ट रहता है, बट ऑन द सेम वे ये बहुत ईजी पार्ट रहता है। भाई अगर आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन में मजबूत है पकड़ और आपका कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रांग है तो भाई आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन एक ईजी टॉपिक रह सकता है। भाई अगर आपकी प्रैक्टिस भी प्रॉपर है इस टॉपिक पे तो ठीक है। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आएंगे अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम सेक्शन की अगर हम बात करें तो, और वो 10 से 15 क्वेश्चन के 10 से 15 मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और ये डेटा इंटरप्रिटेशन में 2 से 3 सेट करने में आपको लगने चाहिए 8 से 9 मिनट। मतलब ये 8 से 9 मिनट में आपका ये डेटा इंटरप्रिटेशन के भी 2 से 3 सेट खत्म हो जाने चाहिए। मतलब आप यहाँ तक अगर समझे हैं, मतलब हमने 5 से 6 मिनट दिए अपने ये 5-5 के सेट में आने वाले क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद हमने 8 से 9 मिनट दिए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन पे। मतलब अराउंड 13 से 15 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चंस कर चुके होंगे और इनमें से मोस्ट ऑफ देम का आपका राइट आंसर भी होगा। तो आप समझिए कि अभी 15 मिनट ही हुए हैं, आप ऑलरेडी 25 अराउंड क्वेश्चंस कर चुके होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारे 5 से 7 मिनट बचेंगे उसमें हम करेंगे फाइनली मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब भाई देखो हमें इस सेक्शन को अप्रोच कैसे करना है। भाई हमें अप्रोच ऐसे करना है कि हम सबसे पहले करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और बाद में फाइनली अगर आपके पास टाइम एंड में बचता है तो हम करेंगे अपने वीक टॉपिक्स।
अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे भाई, ये आपको पता चलेंगे थ्रू योर प्रैक्टिस। अब भाई आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, देखो मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूँ, एक ही चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये कि भाई आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी हैंड बाय हैंड साइमल्टेनियसली करते रहें। भाई जहां आपने एक टॉपिक पढ़ा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो भाई वहां आप कोशिश करिए कि आप वहां पे 40 से 50 क्वेश्चन एक बार में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगाएं, और वो एक दिन में आपको नहीं लगाने हैं। भाई 40 से 50 क्वेश्चन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना चाहते हैं तो भाई उनको डिवाइड करिए 4 या 5 पार्ट्स में। भाई आप कोशिश करिए कि आप अराउंड करें हर दिन 10 क्वेश्चन, और उनको एक पूरे हफ्ते के स्ट्रेच में डिवाइड करिए। भाई डिवाइड आपको ऐसे करना है कि अगर आप आज एक संडे को एक अपना टॉपिक पिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट संडे तक उसकी आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए। वो इसलिए बिकॉज आप अगर एक स्ट्रेच ऑफ टाइम में एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका इंस्टिल हो जाती है आपके अंदर, जिससे आगे आने वाले दिनों में ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो मतलब हम अगर कोई भी टॉपिक पिक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी पढ़ाई करेंगे, मतलब प्रॉपर स्टडीज करेंगे, कहां से क्या पढ़ना है वो उठाएंगे, और उसके बाद इतना सब होने के बाद हम जाएंगे उनके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है भाई, ये रहा हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका। अब भाई इतनी बात होने के बाद अब देखते हैं कि भाई हाउ टू अप्रोच। भाई अब आप में से सबका क्वेश्चन होगा ये कि भाई हम इस सेक्शन को अप्रोच कैसे करें, भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ऐसे कैसे अप्रोच करें कि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सके। तो भाई उस पर अब हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई हमारा सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी इक्वेशन। भाई कैसे हम क्वालिटी इक्वेशन को अप्रोच करें। भाई देखो क्वालिटी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। भाई ये टॉपिक वो है जो आप ऑलरेडी स्कूल टाइम से करते आ रहे होंगे और मोस्ट ऑफ यू फेमिलियर भी होंगे इस टॉपिक से, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। भाई आप में से सबने 8, 9 या 10th में कभी ना कभी क्वालिटी इक्वेशन तो करा ही करा हो। तो ये वाला टॉपिक आप सब फेमिलियर होंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये टॉपिक करना है, उसी के साथ साथ कम से कम टाइम में हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं। भाई उसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स। भाई देखो क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व करने की बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम क्वालिटी इक्वेशन का क्वेश्चंस पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिना पेन और पेपर के हम क्वेश्चन पढ़ते से ही उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। तो भाई वो आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। भाई उसके लिए आपको क्वालिटी इक्वेशन में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। भाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आप क्वालिटी इक्वेशन की शॉर्टकट ट्रिक्स आज पढ़ भी लेते हैं जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, और उसी के साथ हम द अल्फा बैंकर पे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटी इक्वेशन वाला पार्ट हम पूरा कवर करें। भाई क्वालिटी इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका शॉर्टकट ट्रिक। अब शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको पता है तो क्वालिटी इक्वेशन के 5 क्वेश्चन करने में भी आपको लगेंगे 1 से 2 मिनट। अब भाई ये 1 से 2 मिनट में अगर आप 5 क्वेश्चन कर पाते हैं देन सो फार गुड, बिकॉज इतने ही टाइम लगता है आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको ये करना है, भाई आप कहीं से भी 40-50 क्वेश्चन उठाओ और वो 40-50 क्वेश्चन के सेट लगाओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये सेट होते से ही आपकी प्रिपरेशन क्वालिटी इक्वेशन की हो जाएगी। मतलब क्वालिटी इक्वेशन में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप ये 40-50 क्वेश्चन के सेट लगा लेते हैं देन दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स क्वालिटी इक्वेशन। ठीक है, अब इसी के साथ अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। भाई सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एक वो टॉपिक है जहां मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अब गलती कैसे करते हैं, अब देखो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ये करते हैं कि भाई वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में भी एग्जैक्ट आंसर लाने की कोशिश करते हैं। भाई अगर आपको बोला गया है कि 1.99 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1.009 के साथ, तो भाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करेंगे, एग्जैक्ट 1.99 को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे 1.009 के साथ। बट अगर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है तो भाई आपको पता होना चाहिए कि 1.99 को हम लिख सकते हैं 2, वहीं 1.009 को मैं लिख सकता हूं 1, तो भाई इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 2। तो आप समझे यहाँ पे क्या हमने करा, भाई हमें क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट करते हुए चलना है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो अप्रोक्सीमेट ना करते हुए एग्जैक्ट आंसर लेके आने की कोशिश करते हैं। अब भाई ये वाली जो गलती है ये आप हमेशा करते रहेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो। अब भाई इसी के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में चीज लगती है वो है शॉर्टकट ट्रिक्स। भाई ऐसे काफी सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो अगर आप अप्लाई करेंगे राइट अवे तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप करेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर टाइम देंगे इस टॉपिक को। अब देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करें तो भाई ये भी सेम आपको क्वालिटी इक्वेशन वाली अप्रोच ही इसमें लगानी है, बट इसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना है। मतलब आप अगर इसके 40-50 क्वेश्चन के सेट लगा रहे हैं तो भाई आपको ये कोशिश करनी है कि आप इनको बार बार रिवाइज करते रहें, बार बार क्वेश्चंस करते रहें, बिकॉज भाई सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में बहुत नए नए टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं लगातार।
तो भाई आपको अप टू डेट रहने के लिए अपने प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब भाई हम द अल्फा बैंकर पे क्या करने वाले हैं भाई, हम बहुत जल्द सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे डेडिकेटेड वीडियोस लाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार द अल्फा बैंकर के साथ बने रहना है, जिससे ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक आपका मजबूत हो सके और आपका सारा का सारा डर निकल सके इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, अब भाई अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो 5-5 के क्वेश्चन में सेट में आता है, वो है नंबर सीरीज। अब भाई नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है अगर क्वांटिटेटिव सेक्शन की बात करें तो। भाई देखो नंबर सीरीज में क्या होता है कि अगर ये सीरीज का आपको पैटर्न एक झटके में समझ आ गया तब तो ठीक है, बट अगर आपको समझ नहीं आया तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो लगा देते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम और फिर भी आंसर आता नहीं है उनकी नंबर सीरीज का। भाई देखो नंबर सीरीज में क्या होता है, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 1 2 3 4 और नेक्स्ट मैं कर दूं क्वेश्चन मार्क, तो अब मैं आपको बोलूं कि भाई ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप देखेंगे 1 से 2 हो रहा है, 1 इंक्रीज हुआ, फिर 2 से 3 में भी 1 इंक्रीज हुआ, फिर 3 से 4 में भी 1 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 4 से 1 इंक्रीज होकर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 5। तो अगर आप इस नंबर सीरीज का पैटर्न एक झटके में समझ पाए तो आपने इसका आंसर मार दिया विद इन 20 सेकंड्स। बट इस टॉपिक में बच्चे गलती क्या करते हैं भाई, गलतियां ये हैं कि इस टॉपिक में जितना टाइम चाहिए उससे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। भाई देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जहां क्वांटिटेटिव सेक्शन में देखेंगे वहां जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा वो चीज है आपकी ईगो। भाई ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं क्वांटिटेटिव सेक्शन की अगर हम बात करें, बिकॉज गाइस इसके जो टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं। भाई अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें, अगर हम क्वालिटी इक्वेशन की बात करें, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें, तो भाई ये सारे के सारे टॉपिक्स वो हैं इस सेक्शन में जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो भाई कई बार कैंडिडेट्स के ईगो हर्ट होने लग जाते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारे सामने आया बट वो हमसे सॉल्व कैसे नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं लगातार उसमें टाइम 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 इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि अगर वो 5 मिनट के बाद आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया तो भाई 5 मिनट के बाद अगर वो आपने एक नंबर गेन कर भी लिया देन इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज उस 5 मिनट में आप 6 से 7 से 10 नंबर तक भी गेन कर सकते थे अगर आपकी अप्रोच सही रहती और अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही होता तो वही सेम चीज आपको ये नंबर सीरीज में फॉलो करनी है। आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही होना चाहिए, बिकॉज नंबर सीरीज एक ही वजह से एग्जामिनेशन में इंक्लूड करा जाता है, वो ये कि एग्जामिनर इसमें आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट करवाना चाहता है, आपका मैक्सिमम टाइम इसमें यूटिलाइज करवाना चाहता है। भाई उनको ही पता है कि अब क्वांटिटेटिव सेक्शन में सेक्शनल टाइमिंग आ गया 20 मिनट का, तो भाई वो 20 मिनट में जितना ज्यादा आपसे टाइम वेस्ट करवाएंगे बाकी क्वेश्चंस में उतने ही आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पे। तो भाई आपको नंबर सीरीज में ये चीज को ध्यान रखना है कि आपको वही वाले टॉपिक्स को पिक करना है और वही सीरीज को पिक करना है जिसका पैटर्न जल्दी से पिक कर पाए। अगर आप पैटर्न जल्दी से पिक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जल्दी से वो वाली सीरीज छोड़नी है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। ठीक है, तो भाई ये हो गई हमारी नंबर सीरीज की बात। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा डेटा सफिशिएंसी। भाई डेटा सफिशिएंसी होता है, उसमें आता है एक स्टेटमेंट 1, एक स्टेटमेंट 2 और कई बार आता है स्टेटमेंट 3। भाई ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट 1 दिया होता है, एक स्टेटमेंट 2 होता है, स्टेटमेंट 3 होता है और यहाँ पे एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है कि भाई मान के चलो कि यहाँ पे बोला है कि राम की एज है 1 साल, श्याम की एज है 2 साल और वहीं राधा की एज है 3 साल। और यहाँ हमें बोला होता है कि भाई हमें बताओ कि गणेश की एज क्या है। तो भाई नीचे ऑप्शंस होते हैं कि भाई गणेश की एज हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से फाइंड कर सकते हैं या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 से फाइंड कर सकते हैं या इन तीनों को कंबाइन करके फाइंड कर सकते हैं या तीनों से फाइंड नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस भी कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 5-5 के सेट में पूछे जाते हैं। अब भाई इनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है बिकॉज ये मोस्ट ऑफ टाइम्स इजी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। भाई कहीं प्रोबेबिलिटी का कोई इजी सा टॉपिक इसमें आ जाएगा या नॉर्मली मिक्सचर एलिगेशन का कोई इजी टॉपिक आ जाएगा। मतलब जिन टॉपिक्स को हमने मिसलेनियस में डाला है वो उन्हीं टॉपिक्स के इजी पार्ट डाल देते हैं ये लोग डेटा सफिशिएंसी में और ये होते हैं टोटल 5 क्वेश्चन के सेट। ठीक है, और इनको सॉल्व करना भी इजी रहता है बिकॉज अगर वो क्वेश्चन मुश्किल होगा तो आपको वो क्वेश्चन को राइट अवे करना है स्किप करने का मतलब अगर आपको क्वेश्चन रीड करते से ही समझ आता है कि वो क्वेश्चन मुश्किल है या आपको लगेगा उसमें ज्यादा टाइम, तो वो क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, आपको स्किप करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी हो गया यहाँ तक। अब भाई इसके बाद अगर फाइनली बात करें अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो वो है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन एक वो टॉपिक है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ फादर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। भाई अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पे हाथ मजबूत नहीं है तो ये सेक्शन ओवरऑल आपको क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज विदाउट डेटा इंटरप्रिटेशन आपका सिलेक्शन होने के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं।
भाई डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है? भाई इस टॉपिक पे अपनी पकड़ मजबूत करने का बस और बस एक ही तरीका है, वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब भाई आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कम है इस सेक्शन को लेके, बट आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस सेक्शन को लेके, पहली बात आप उतने कंफर्टेबल होंगे और दूसरी बात आपका कैलकुलेटिव पावर इंक्रीज होगी, एंड थर्डली आप कम से कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, एंड फोर्थली आपको ये समझ आएगा कि ये वाला सेट आपको करना है या नहीं करना है। और इन सारी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, फोर्थ पॉइंट, कि आपको ये समझ आएगा कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट आ जाएंगे आपके सामने। अब एक सेट ऐसा होगा जो देखने से इजी लग रहा होगा, एक सेट ऐसा होगा जो देखने से मुश्किल लग रहा होगा। तो भाई आपको खुद वहां बैठ के जज करना है कि आप इजी वाला सेट पिक करें और वहीं डिफिकल्ट वाले सेट को आप स्किप करें, उसको राइट अवे छोड़ दें। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी अप्रोच है ये आपकी डायरेक्टली बनेगी मोर एंड मोर प्रैक्टिस के साथ। भाई हम द अल्फा बैंकर पे पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रैक्टिस चलती रहे, और इसी के लिए हमने ढेरों वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, जहां हम डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को। भाई आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट ओवरऑल आपका सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई उसमें पूरे सेक्शन का नाम है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पकड़ मजबूत करनी जरूरी है अगर आप ओवरऑल अपना मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भाई आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे, इसके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, और इसी के साथ हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं अपना डेटा इंटरप्रिटेशन सेंट्रिक भी। तो आप लगातार बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ, अगर आप क्वांट सेक्शन में कहीं भी आपको डर लगता है तो। ठीक है भाई, ये हो गए हमारा हाउ टू अप्रोच क्वांटिटेटिव सेक्शन। बट इसी के साथ साथ कुछ आप मिस्टेक्स भी करते हैं भाई, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द न्यू एज वेल ओल्ड कैंडिडेट सबके सब करते हैं। भाई इसमें सबसे पहली मिस्टेक की अगर बात करें तो वो है डूइंग प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन सेपरेटली। भाई कई सारे बच्चे आप देखेंगे उनकी हमेशा यही गलती रहती है कि वो प्रीलिम सेक्शन और मेन सेक्शन की प्रिपरेशन अलग अलग करते हैं। मतलब पहले वो लगाते हैं 1 महीना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद जो 10 या 15 दिन बचते हैं उसमें करते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। तो भाई मैं आपको हमेशा ढेरों बार ये बता चुका हूं कि ये वाली अगर आपकी अप्रोच है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस दो ऐसे एग्जाम पैटर्न है जिनको आपको साथ साथ में आगे बढ़ाना जरूरी है। भाई अगर आप ये दो अलग अलग नाव में अलग अलग टाइम पे पैर रखेंगे तो भाई आपका डूबना लाजमी है, आपका डूबना तय है। तो आपको ये दो नाव एक साथ चलानी है, रेगुलर साथ में प्रिपरेशन करनी है। भाई अब आप इनकी प्रिपरेशन साथ में कैसे करेंगे? भाई देखो, जहां मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं किसी मिसलेनियस टॉपिक की, अगर आपने आज एक टॉपिक उठाया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 3 लेवल पे। भाई पहले आप करना है लेवल 1। लेवल 1 मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। भाई जो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्मूले सीखे वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आप अपने लेवल 1 पे। इसके बाद आप जाएंगे लेवल 2। लेवल 2 में होंगे थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चंस, मतलब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स, और ये लेवल 2 वाले क्वेश्चंस वो होंगे जो आएंगे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और इसके बाद आप करेंगे लेवल 3 वाले क्वेश्चन। भाई ये लेवल 3 वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिनको सॉल्व करने में आपका दिमाग लगेगा, फॉर्मूला लगेगा और उसी के साथ साथ टाइम लगेगा। तो इन तीनों चीजें आती हैं लेवल 3 टाइप के क्वेश्चन में, और ये लेवल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ में आगे लेके चलें, तो भाई आपको लेवल 1 फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3, ये तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन साथ साथ करनी पड़ेगी। भाई इसके लिए आप कोई भी एक नॉर्मल बुक पिक कर सकते हैं। भाई मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको हमेशा पिक करनी चाहिए कैट एग्जामिनेशन की बुक्स, और भाई बेस्ट बुक्स फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन की भाई वीडियो हमने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, जिसमें हमने एग्जॉस्टिव लिस्ट बताई है आपको पर्टिकुलर सेक्शंस के रिगार्डिंग। भाई हर सेक्शन के रिगार्डिंग उसमें बुक्स आपको बताई है, और उसमें भी हमने यही बताया कि आपको कैट एग्जामिनेशन की बुक्स को फॉलो करना है। इनके बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिनका हमने प्रॉपर रिकमेंडेशन करा है उस वीडियो में, तो आप जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो। भाई इसी के साथ आप आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल सर की बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है, और इनका लेवल भी बहुत 0 लेवल से चालू होता है। तो कोई भी एक नया बच्चा या नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो हमेशा आर.एस. अग्रवाल सर की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वो भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, अब भाई इसके साथ और आप क्या करेंगे? भाई अगर हमने आज उठाया एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट, तो भाई हम क्या करेंगे? भाई हम उठाएंगे एक डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट की जगह 2 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट। भाई एक सेट करेंगे हम प्रीलिम्स लेवल का, और वहीं एक सेट करेंगे हम मेंस लेवल का। अब भाई ये दोनों लेवल के सेट्स लगाने में हमें फायदा क्या है? भाई जब हम प्रीलिम्स के सेट लगाएंगे तो हमें ये समझ आएगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। वहीं जब हम मेंस का सेट लगाएंगे तो यहाँ हम मेंस की प्रिपरेशन तो करेंगे ही,
प्लस हमें जो ये प्रीलिम्स वाला सेट है ये भी इजी लगने लगेगा। तो समझे, मतलब हम मेंस की प्रिपरेशन जैसे चालू करते हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ में करनी है, नॉट टू क्रैक मेंस एग्जामिनेशन बट टू फर्स्टली क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इसी के साथ साथ जब हम प्रिपरेशन चालू करेंगे तो हमारा मेंस एग्जामिनेशन निकलने के चांसेस भी हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी मिस्टेक नंबर 1। अब अगर अपनी मिस्टेक नंबर 2 की बात करें तो वो है नॉट गिविंग इनफ मॉक्स। भाई अगर आप में से कोई भी बच्चा जो द अल्फा बैंकर को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहा है तो भाई हमेशा मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं दैट यू हैव टू गिव इनफ मॉक्स अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो। भाई बिना मॉक्स के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। भाई आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। और आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस बस एक ही जगह से होगी, वो है प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना। भाई आप मॉक टेस्ट आप नहीं लगाते हैं तो भाई आपके सिलेक्शन के लिए आई एम सॉरी कि सिलेक्शन के आपके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज मॉक टेस्ट के बिना आपको अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस के बारे में नहीं समझ आएगा। और भाई फाइनल एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है आपकी टाइम एफिशिएंसी। भाई अगर आपके अंदर टाइम एफिशिएंसी नहीं है, भाई अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, भाई आप किस चीज को सबसे पहले पिक करेंगे और किस चीज को एंड के लिए रखेंगे, अगर ये चीजें आपको फाइनल डे पे एग्जामिनेशन में बैठने से पहले क्लियर नहीं है देन सॉरी टू से कि आपका सिलेक्शन होना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये चीजें भाई आपको एग्जामिनेशन से पहले पता होनी चाहिए। भाई इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट देने के साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उसका एनालिसिस। भाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो मॉक टेस्ट देने के बाद भी गलती करते हैं वो ये कि भाई वो एनालिसिस पार्ट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। भाई एनालिसिस पार्ट जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई जहां आपका मॉक टेस्ट रहेगा 1 घंटे का, वहीं आपको इतना डीप एनालिसिस करना है कि आपको 3 से 4 घंटे अकेले एनालिसिस पार्ट में जाने चाहिए। बट आप हमेशा देखेंगे कि जहां बच्चे 1 घंटे का मॉक देते हैं वही आधे घंटे में उनका ओवरऑल एनालिसिस भी हो जाता है। तो भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वो ओवरऑल एनालिसिस नहीं है, बस उस टाइप के एनालिसिस में बस आप ये देखते हैं कि आपकी मिस्टेक्स क्या रही, बट आपको ओवरऑल ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन जो आप कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स, या आपकी कोई गलती क्वेश्चंस पिक करने में, या हो सकता है आपने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया हो। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है और ये सब चीजें आपको समझ आएंगी थ्रू एनालिसिस पार्ट। तो अगर आपका एनालिसिस पार्ट अच्छा है और आप इनफ नंबर ऑफ मॉक्स दे रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी मिस्टेक नंबर 2। अब अगर अपनी फाइनल मिस्टेक नंबर 3 की बात करें तो वो है डर्थ ऑफ रिवीजन। भाई ये वाली एक ऐसी अप्रोच है जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं और हमेशा गलत फॉलो करते हैं। भाई मैंने आपको ऑलरेडी कई बार पहले भी बताया कि भाई एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। भाई आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप 6 दिन करेंगे प्रिपरेशन, वहीं जो आपके हफ्ते का 7th डे होगा वो आप रखेंगे अपना 1 दिन अपने रिवीजन के लिए। भाई अब ये 6 दिन में आप सब कुछ पढ़ेंगे। भाई इस 6 दिन में आप पढ़ेंगे इंग्लिश, उसके साथ आप पढ़ेंगे क्वांट, उसके साथ आप पढ़ेंगे रीजनिंग, प्लस आप पढ़ेंगे जीके, प्लस आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। तो भाई आप ये बताइए कि इन 6 दिनों के बाद आपको क्या चीज याद रहेगी जब आप इतना सब कुछ इनपुट, इतना सब कुछ अपने माइंड में डाल देंगे। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन माइंड कुछ एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ चीजों को ही रिटेन कर सकता है। तो भाई वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ चीजों को बार बार आपको रिवाइज करना होगा कि आप चाहते हैं कि वो सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में याद रहें। भाई अगर आपने आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्टकट ट्रिक सीखी और अगर आपको लगता है कि वो आज आप सीख के बस हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज अगर आप कोई भी एक शॉर्टकट नई ट्रिक सीख रहे हैं तो आपको उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप रिवाइज कैसे करेंगे? भाई अगर आपने उसको किसी भी दिन में सीखा है तो आप उसको एक डायरी लीजिए, डायरी में नोट करिए प्रॉपरली अपनी हर चीज, एक डायरी एंट्री अपनी बना के रखिए हर दिन का, पर्टिकुलर डे का, कि भाई हमने आज क्या नया सीखा, हमने आज क्या क्या करा। भाई अगर आप कोई भी क्वांट का टॉपिक उठा रहे हो उसमें आपने एक नया फॉर्मूला सीखा, भाई वो फॉर्मूला आपको अपनी डायरी में लिखना है। वहीं अगर आपको इंग्लिश में कोई नया वोकैबुलरी का वर्ड मिला तो वो भी आपको लिखना है। रीजनिंग में हो सकता है कि आपको ब्लड रिलेशन में कोई एक नई ट्रिक समझ आई तो वो लिखनी है। ऐसे हर चीज आपको लिखते हुए चलनी है। एंड एट द एंड ऑफ द 6th डे, मतलब 6ठा दिन खत्म होते ही जब आप अपनी डायरी देखेंगे तो आपकी डायरी जितनी भी फिल हुई होगी वो आपको नेक्स्ट डे सब कुछ रिवाइज करना है। भाई ये रिवीजन आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में। भाई चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस एग्जामिनेशन की या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज की, बट अगर आपका रिवीजन पार्ट अपना बैंग ऑन रखेंगे तो ये आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको अपना रिवीजन में प्रॉपर टाइम देना है और रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, भाई ये मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ साथ हमने एक और वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे जिसमें हमने देखा है कि हाउ टू क्लियर SBI PO इन 30 डेज।
भाई उसमें भी मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है और इसी के साथ साथ बाकी सेक्शंस के बारे में भी बात करी है। तो अगर आपको बाकी सेक्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो गाइस ये रही हमारी पूरी वीडियो ऑन द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हाउ टू क्रैक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ एसबीआई और आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल कैडर। सो गाइस डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू गिव अस योर फीडबैक। उसी के साथ साथ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। और उसी के साथ गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को उतना ही एक नीडी कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और वही हमारा फाइनल एम है, टू सर्व एज मच एज नीडी कैंडिडेट्स एज वी कैन। सो गाइस टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।